नमस्कार फ्रेंड्स, मैं लूसी लर्निंग लैब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जब भी कोई भी इस चैनल पे जो भी नए देख रहे हैं उसे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं जो जानती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो इसके पहले भी वीडियो में मैंने बताया है कि इस चैनल पे हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो इस चैनल पे हम लोग पढ़ते हैं सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी बाल विकास शिक्षा शास्त्र, क्लास 6 to 10 मैथ और साइंस, 11-12 का मैथ। तो 6 to 10 हमारे पढ़ाने का मेन पर्पस यही था कि जिनको भी हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम होती है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है लूसी लर्निंग लैब। ये यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे जाके आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी चार्ज नहीं लगना है, इसलिए सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आगे की पढ़ाई अगर हमारे साथ करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो हमको फॉलो कीजिएगा। मेरा वेबसाइट है लूसी लर्निंग लैब, लूसी लर्निंग lab.teachmeet.in। ये हमारा वेबसाइट है, इस पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ इनरोल हो सकते हैं। प्राइस कोई ज्यादा नहीं है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। अभी टीचर्स डे आने वाला है तो टीचर्स डे के उपलक्ष्य में मैंने ऑफर भी दिया हुआ है कि 1500 जो प्राइस था उसको मैंने 1000 कर दिया है। 1000 में ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे, 1000 मंथली। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो हमसे जुड़ सकते हैं और आगे की अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे तो यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड करती रहूंगी और जब आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो साथ में एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का बाल विकास के सिद्धांत यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। बाल विकास का सिद्धांत। तो चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके पहले की भी कक्षा में हम लोग विकास के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि विकास होता क्या है। तो विकास जो है वो हमारे जीवन में हमेशा ही होता रहता है, ना कि आज विकास है कल बंद हो जाएगा, परसों बंद हो जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे विकास है जैसे शारीरिक विकास है, तो जरूरत के हिसाब से जब बच्चा छोटा होता है उस समय बढ़ता है और एज होते का विकास कुछ ऐसा है जो आगे के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि धीरे धीरे वो कम होते रहता है। लेकिन जो विकास का एक्चुअल ये प्रक्रिया है वो मनुष्य का गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु पर्यंत चलते रहता है। जो चीज हम लोग इसके पहले डिस्कस किए थे, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत। तो मृत्यु पर्यंत चलते रहता है इसलिए कि जब बच्चा माता के गर्भ में होता है उस समय उसका धीरे धीरे विकास होता है। 9 महीने के अंदर वो प्रोसेस के थ्रू अंडाणु शुक्राणु जो भी है, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, रिप्रोडक्शन चैप्टर में मैं डिस्कस करूंगी। तो बच्चा गर्भ से ही उसका विकास होना शुरू हो जाता है और वो जब तक मरता नहीं है तब तक विकास होते रहता है। लोग कहता है ना कि बुढ़ापे में भी सीखना चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो विकास जो है वो हमेशा ही हमारे जीवन में निरंतर चलता रहता है, उसका कोई सीमा नहीं है कि आज है और कल नहीं होगा। तो विकास के लिए हम लोग ये जाने कि हमारा जो विकासात्मक मनोविज्ञान है वो
उसके अध्ययन के लिए, बाल विकास के अध्ययन के लिए एक अलग सा ब्रांच बना है, एक अलग सी शाखा बनी है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि बालकों के व्यवहार का जब अध्ययन करेंगे तो वो कब तक करेंगे, गर्भावस्था से लेके मृत्यु पर्यंत तक। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, परंतु वर्तमान समय में इसे बाल विकास में परिवर्तित कर दिया गया है। पहले क्या था, वो विकासात्मक मनोविज्ञान था, अब उसे रिसेंट में चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास में परिवर्तित कर दिया गया है। पहले हम लोग उसको विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत ही, डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ते थे। तो जैसे जैसे विकास होता गया, जैसे जैसे सभी मनोवैज्ञानिक आते गए, तो कुछ कुछ अपनी परिभाषाएं देते गए। जैसे हरलॉ कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास के लिए इसलिए रखा गया है क्योंकि विकास के अंतर्गत जब बाल विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पे नहीं। उनका कहना है कि बाल विकास का जब अध्ययन होता है तो हम लोग बाल विकास के सभी पहलू पर, मतलब जो भी उसका पॉइंट है उस सभी पे ध्यान देते हैं, ना कि सिर्फ एक पॉइंट पे ध्यान देते हैं। अभी नहीं कि सिर्फ उसके शारीरिक विकास पे ध्यान दिए, मानसिक पे नहीं दिए, या भौतिक विकास पे नहीं दिए, तो बहुत सारा उनका कहना है कि सभी पहलुओं पे ध्यान देते हैं, किसी खास एक पे नहीं। उसी तरह से अलग अलग वैज्ञानिक लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। जैसे क्रो एंड क्रोग का कहना है 1958 में क्रो एंड क्रो बोले कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक पहुंचता है। उनका क्रो एंड क्रो का कहना था कि बाल मनोविज्ञान एक ऐसा अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर कहां तक, किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। उसी तरह जेम्स ड्रेवर है, तो जेम्स ड्रेवर का कहना था कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो जन्म से लेकर परिपक्वता अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। अब परिपक्वता अवस्था जिसको हम लोग कहते हैं ना, वो आदमी मैच्योर हो गया है, उसमें परिपक्वता आ गई है। तो जनरली लोग क्या कहते हैं कि 18-20 के बीच में आदमी मैच्योर होता है, मतलब किशोरावस्था के अंत तक। क्रो एंड क्रो क्या बोले कि प्रारंभिक अवस्था बोले, इनका क्या नाम है, सॉरी, जेम्स ड्रेवर कह रहे हैं कि परिपक्व, जब तक आदमी परिपक्व नहीं हो जाता है तब तक उसका अध्ययन होते रहता है। उसी तरह आइजेनिक बोले कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। तो विकास से क्या, गर्भकालीन अवस्था में या जन्म, शैशवावस्था, किशोरावस्था, परिपक्वता अवस्था, ये सब विकास का अध्ययन किए। तो सब लोग मतलब मिला जुला के जो भी मानना था अभी जितना हम लोग डिस्कस किए कि जन्म से लेके परिपक्व अवस्था या किशोरावस्था तक। अब आगे हरलॉक क्या कहते हैं, तो हरलॉक कह रहे हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब उनका कहना है कि ये मनोविज्ञान बाल विकास सब वह शाखा, मनोविज्ञान का वह शाखा है कि जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत के अवस्थाओं का, विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक जितना जो भी अवस्था आते गया, उसमें जो जो परिवर्तन होते गए, जो जो चेंजिंग होती गई, उसका अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। ये कौन कर रहा है, हरलॉक। इसको आप लोग को पीडीएफ फाइल मिल जाएगा टीचमिंग टैब पे, और आप लोग वहां से नोट्स बना सकते हैं। स्टडी मटेरियल भी मैं दे दूंगी, जिनको बुक नहीं है उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, वहां से आप लोग स्टडी मटेरियल तैयार कर सकते हैं या पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये थे इतने सारे 4-5 वैज्ञानिकों का हम लोगों ने चर्चा किया कि बाल विकास का क्या परिभाषा उन लोगों ने दिया। तो
मेन निचोड़ निकल के यही आता है कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत के बीच होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन को हम लोग बाल विकास, होने वाले अध्ययन को हम लोग बाल विकास कहते हैं। अब बात आती है कि ये तो बाल मनोविज्ञान शब्द किससे मिलके बना है, तो दो शब्द से मिलके बना है। इसकी चर्चा हम लोग किए नहीं थे। बाल मनोविज्ञान, तो बाल मनोविज्ञान दो शब्द से बना है, एक बाल और एक मनोविज्ञान। इसके पहले की वीडियो में हमने पढ़ाया है मनोविज्ञान है क्या या मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। बाल और मनोविज्ञान से, तो बाल का अर्थ हुआ बालक, अर्थात प्राणी जो प्रौढ़ की श्रेणी में आता है, उसे नहीं आया हो, प्रौढ़ावस्था में नहीं आया हो, वो बालक, उसे बालक की श्रेणी में रखा गया है। और मनोविज्ञान से अभिप्राय है मन के विज्ञान से, माने मन का अध्ययन जिस श्रेणी में किया जाएगा, वो बालक के मन का अध्ययन जिस श्रेणी में किया गया वो बाल मनोविज्ञान कहलाएगा। मन या आत्मा जो भी, साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है, उसकी कितनी ब्रांचें हैं, ये सारा कुछ हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। जरूरत होगी तो फिर से मैं पढ़ा दूंगी, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा कि बाल मनोविज्ञान का परिभाषा और बाल मनोविज्ञान है क्या। अब आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि डिटेल में क्या है क्या नहीं है, इसके सिद्धांत क्या क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। तो इसके पहले इतना तक तो क्लियर हो गया कि बाल विकास है क्या, बाल विकास के बारे में किस किस वैज्ञानिक ने क्या क्या बोला, और उसको हम लोग उसकी परिभाषा क्या मानते हैं। माने जो भी बालक का विकास गर्भाधान से लेकर और मृत्यु पर्यंत होने वाली जो भी विकास के अंतर्गत परिवर्तन की अवस्था होती है, या जो भी परिवर्तन होता है, जो भी चेंजिंग होता है, उसे हम लोग बाल विकास का सिद्धांत या बाल विकास मानते हैं। जैसे मनुष्य जो है, हमने शुरू में ही बोला था कि विकास का प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है, वो रुकती नहीं है। अब है, अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं, लूसी लर्निंग लैब चैनल पे, तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जा सकेगा। तो अब सीटेट का क्लास भी, सीटेट का एग्जाम भी आने वाला है, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि इस बार जो भी सीटेट का एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा। पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन होगा। तो जो भी सीटेट कैंडिडेट हैं उनको कंप्यूटर चलाने का नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो कंप्यूटर ऑपरेट कर सके, वहां जाके अपना क्वेश्चन को मार्क कर सके, सबमिट कर सके और सही ढंग से एग्जाम दे सके। इसलिए आप लोग कंप्यूटर कोर्स, तो मतलब कंप्यूटर के बारे में जानकारी आज के डेट में, इस मतलब इतने सारे डिजिटल इंडिया और डिजिटल सब कुछ हो रहा है, सब कुछ काम ऑनलाइन, पूरे लॉकडाउन में सारा काम ऑनलाइन हुआ। अगर ऑनलाइन क्लास नहीं होता तो शायद कुछ भी संभव नहीं होता। तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल हो गया। और हमारे हिसाब से थैंक यू टीचमिंट ने ऑनलाइन एक ऐसा वेबसाइट बनाया कि बिना मेहनत के हम लोग को सारा सुविधा मिल गया। अगर आप भी टीचर हैं और अपने को ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, अपना खुद का चैनल बनाना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से टीचमिंट डाउनलोड कर लीजिए और उससे अपना अकाउंट बना के अपना क्लास शुरू कर सकते हैं। सब कुछ फीचर्स हैं उसमें। आपको अपने से खुद का कोई वेबसाइट भी नहीं बनाना होगा, ना ही अटेंडेंस लेने का झंझट, ना ही लेक्चर का झंझट। और ये जो भी ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं वो वीडियो अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक, और बाद में भी आप लोग जिनका मिस हो जा रहा है वो लोग उसको देख सकते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट है जिनको दिक्कत होती है, ऑनलाइन क्लास में नहीं आते हैं, वो लोग ऑफलाइन देख सकते हैं, रिकॉर्डेड रहेगा।
उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। तब चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे बाल विकास की प्रकृति यानी नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बाल विकास की प्रकृति क्या क्या है? एक तो प्रकृति है कि मनोविज्ञान की एक विशिष्ट शाखा के रूप में बाल विकास माना जाता है। मनोविज्ञान का एक विशिष्ट शाखा माना जाता है बाल विकास। मनोविज्ञान के विभिन्न प्रकार के प्राणियों के व्यवहार में इसका अध्ययन किया जाता है और व्यवहार में कई प्रकार के अध्ययन, कई पक्ष होते हैं, कई उसके आयाम होते हैं। इसकी चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। तो बाल विकास मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण और उपयोगी समाज और राष्ट्र के लिए कल्याणकारी शाखा है। बाल विकास जो है वो मनोविज्ञान के लिए यानी साइकोलॉजी के लिए बहुत ही यूजफुल इम्पोर्टेंट शाखा है। यानी बाल विकास के बिना कुछ संभव ही नहीं है साइकोलॉजी में। मान के चलिए कि जैसे हम लोग सांस लेने के बिना नहीं जी सकते हैं, भोजन के बिना नहीं जी सकते हैं, पानी के बिना नहीं जी सकते हैं, उसी तरह से बाल विकास के बिना मनोविज्ञान जो है वो अधूरा है। तो बाल विकास का महत्वपूर्ण रोल है। जैसे आजकल युग में हम लोगों के लिए पढ़ाई का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। पहले लोगों का क्या था कॉन्सेप्ट कि लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, सिर्फ लड़के पढ़ेंगे, क्योंकि लड़कियां को तो जाके फिर ससुराल में खाना ही पकाना होता है। तो ऐसा नहीं है, अब दुनिया बदल गई है और लड़के लड़कियां सभी आगे कर रहे हैं। आप लोग भी बहुत अच्छा करेंगे, ये मेरी शुभकामना है। और मैं भी एक लड़की हूँ, इसलिए मुझे तो अपने ऊपर भी गर्व है और हमारे जो भी मोटिवेटर्स हमारे जिंदगी में मिले उन पे गर्व है कि वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे। मैंने बचपन से लेके अभी तक हमेशा मोटिवेट करते रहे कि आगे बढ़ो। तो मैंने शुरू में भी मैंने क्लास में बोला था कि जो भी मैं बताऊंगी, जितना मैं जानती हूँ, जितना मेरे पास नॉलेज है, उतना मैं आप लोगों को दूंगी। मैं शेयर करना चाहती हूँ, ना कि मैं कोई प्रोफेशनल टीचर हूँ। बस मुझे अच्छा लगता है टीचिंग करना, बचपन से अच्छा लगता है। जब मैं छोटी थी और जिस स्कूल में पढ़ती थी, जब टीचर क्लास में नहीं होते थे तो जाके मैं बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाया करती थी। सॉरी। तो मुझे पढ़ाना अच्छा बचपन से लगता है, इसलिए ये मेरा हॉबी है। तो यही बात है कि आप लोग, मेरा भी शुभकामना है कि जो भी आप लोग के गार्जियन को आप लोग से आशाएं हैं उनको आप लोग पूरा कीजिए, आगे बढ़िए। और जहां तक हो सके मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों की मदद करूं। तो अब हम लोग देखें कि एक तो अभी बताया कि जैसे खाना भोजन और श्वास लिए बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, उसी तरह से मेन रोल है बाल विकास का किसमें? मनोविज्ञान में। दूसरा है, इस अवस्था में मानव व्यवहार के विकास और विभिन्न आयु के विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अब ये जो अवस्था है बाल विकास की प्रकृति जो है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है, तो इसमें बहुत सारा चीज बारीकी से अध्ययन किया जाता है। जैसे बच्चा बचपन में कैसा बिहेव कर रहा है, उसका क्या उसको बचपन से क्या नॉलेज दिया जाए, क्या सिखाया जाए, उसका विकास कैसे हो रहा है, फिर ये बाल्यावस्था से किशोरावस्था में कैसे प्रवेश कर रहा है, क्या क्या शैशवावस्था में वो कैसे था। तो बहुत सारा चीज हम लोग बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया जाता है इसमें बाल विकास में। और उसकी प्रकृति यही मेन चीज होती है कि हम लोग कैसे उसकी संरचना को, उसकी जैविक संरचना को, उसकी प्रक्रिया को, उसके होने वाले क्रमिक परिवर्तन को। अब बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनका जो शारीरिक संरचना होता है वो छोटा होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वैसे वैसे वो बढ़ते जाता है। तो सारी चीज को बहुत ही बारीकी से हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। अब बात आती है, दूसरा इसका पॉइंट है कि मनोविज्ञान में विशिष्ट उपागम के रूप में बाल विकास विषय यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एज ए स्पेशल अप्रोच इन साइकोलॉजी। मानव व्यवहारों के अध्ययन के लिए बाल विकास के कई विशिष्ट उपागम हैं। एक तो है प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच,
एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या है? तो इस उपागम के द्वारा बाल विकास के विभिन्न समस्याओं के अध्ययन में कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में हम लोग जानते हैं कि बाल विकास में जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी कारण होता है, जो भी समस्या होता है, उनका कारण क्या है और दूसरा उसका कारण और उसका इफेक्ट क्या है। भाई कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और उससे उसका संबंध क्या है, कि जैसे कोई समस्या है तो उसका क्या प्रभाव उस पर पड़ेगा, ये हम लोग एक्सपेरिमेंटल अप्रोच यानी प्रयोगात्मक उपागम में जानते हैं। दूसरा दैहिक उपागम होता है यानी साइकोलॉजिकल अप्रोच। तो साइकोलॉजिकल अप्रोच के अंतर्गत हम लोग नाड़ी संस्थान यानी नर्वस सिस्टम प्राणी के शरीर के संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और ये क्रियाएं शारीरिक भी हो सकती है और मनोवैज्ञानिक भी। जो हम लोग का नर्वस सिस्टम है वो सारे स्ट्रक्चर को ठीक रखता है, तो वो किसी भी तरह का हो सकता है। एक क्या होता है कि शारीरिक भी होगा और मनोवैज्ञानिक भी होगा। तो शारीरिक बुद्धि विकास और स्वास्थ्य हार्मोन और ग्रंथियों की क्रियाशीलता से संबंधित होता है। बाल के द्वारा भी ज्ञान, साइकोलॉजी को ज्ञान के द्वारा भी समझा जा सकता है, क्योंकि जैविक आत्म यानी बायोलॉजिकल सेल्फ या मानसिक आत्म साइकिक सेल्फ एक दूसरे के घनिष्ठ संबंधित होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही क्लोज होते हैं। यानी जो जैविक आत्म होता है और मानसिक आत्म होता है वो एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं, एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, घनिष्ठ होते हैं, जिससे हम लोग पढ़ते हैं। गर्भकालीन शिशु और शिशुओं के व्यवहार से संबंधित समस्याओं का समाधान मुख्य रूप से इसी उपागम द्वारा किया जाता है। इस उपागम द्वारा साइकोलॉजिकल अप्रोच यानी दैहिक उपागम द्वारा। अब आता है विकासात्मक उपागम यानी डेवलपमेंट अप्रोच। विशिष्ट उपागम, मनोविज्ञान में विशिष्ट उपागम हम लोग शुरू में टॉपिक पढ़े थे। तो क्या क्या? विकासात्मक उपागम यानी डेवलपमेंट अप्रोच। तो बाल विकास की इस समस्याओं के अध्ययन के लिए विकासात्मक उपागम को भी अपनाया जाता है। इस उपागम को अपनाने का मुख्य कारण यह है कि जब एक बालक एक नई अवस्था में पहुंचता है तो उसमें नई नई रुचियां, नई नई अभिवृत्तियां, कुछ नए लक्षण, कुछ नए सील, कुछ गुण, कुछ अवगुण, विशिष्ट समूह निर्मित होता है। थोड़ा सा आप लोग को आवाज की प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है, तो मैंने फैन ऑन कर दिया। तो जहाँ आवाज प्रॉब्लम आएगी वहां बता दीजिएगा आप लोग। तो मेन जो हम बताए कि डेवलपमेंट में क्या क्या होता है, जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चा का बचपन में जो उसकी इच्छाएं थी, जो उसकी लक्षण थे, जो उसकी आदत थी, या बचपन में बच्चा ये घुटने के बल चल रहा है, तो जरूरी थोड़ी है कि किशोरावस्था में जाके भी बच्चा घुटने के बल चले। जैसे जैसे उसका विकास होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वैसे वैसे वो चेंज होते रहता है। तो उसी तरह से जब किशोरावस्था में जाएगा तो उसमें बहुत सारी नई नई रुचियां आएंगी, बहुत सारी नई नई अभिवृत्तियां आएंगे, कुछ लक्षण नए नए आएंगे, कुछ गुण आएगा, कुछ और अवगुण आएगा। तो तरह तरह का विकास उसमें आते रहता है। इस प्रकार के विशिष्ट समूह के कई अवस्थाओं में देखे जाते हैं। विकासात्मक उपागम के द्वारा विकास की मात्रा, विकास की गति और विकास की विशिष्टताओं का जानकारी अलग अलग और संपूर्ण रूप से किया जाता है। अब आता है दूसरा उपागम क्या होता है? व्यक्तित्व संबंधी उपागम यानी पर्सनालिटी अप्रोच। इसके पहले तो हम लोग पढ़े कि क्या क्या उपागम, वो शारीरिक विकास, शारीरिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। अब है पर्सनालिटी अप्रोच यानी आपका व्यक्तित्व संबंधी उपागम कैसा है। एक होता है व्यक्ति और एक होता है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व पर्सन, व्यक्तित्व आपका पर्सनालिटी यानी आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप किस तरह के व्यक्ति हैं, और व्यक्ति से ही व्यक्तित्व बना। तो किसी बालक का व्यवहार उस बालक के किसी न किसी पहलू को अभिव्यक्त करता है।
जन्म से ही व्यक्तित्व का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और भिन्न भिन्न व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का व्यवहार भी भिन्न भिन्न होता है। शुरू में भी हमने बताया था जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ वो अपना जेनेटिक लक्षण होता है, कुछ इन्वायरमेंटल होता है। जब वाइगोत्स्की का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे सामाजिक विकास पे उन्होंने बहुत ही जोर दिया है। तो कुछ मनुष्य का जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ उसका क्या होता है, जैविक होता है और कुछ सामाजिक इन्वायरमेंट से सीखता है। तो बचपन से ही, जन्म से ही बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण होता है और भिन्न भिन्न व्यक्ति वाले लोग का भिन्न भिन्न व्यक्तित्व होता है। अब जरूरी नहीं है कि हमारा जैसा व्यक्तित्व हो वैसे आपका भी हो। जरूरी नहीं है कि हम सामने वाले के पास जहाँ जा रहे हैं उसका व्यक्तित्व हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे जैसा हो, कोई जरूरी नहीं है। जितने सारे लोग हैं सबका व्यक्तित्व अलग अलग होता है और वो उसका निर्माण जो होता है, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा कि उसका निर्माण जो होता है वो बचपन से ही होता है। जन्म से ही, जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसका व्यक्तित्व का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अब व्यक्तित्व के 3 गुणों की स्थिरता व्यक्तित्व के समायोजन, अभिव्यक्तियों और आदतों के निर्माण से संबंधित होता है। अब ये वर्णन करता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका व्यक्तित्व हम लोग कैसे बना रहे हैं, कैसे ढाल रहे हैं और उसका इन्वायरमेंट उसको कैसे दे रहे हैं, उसके अंदर आदत कैसी बना रहे हैं। अब बचपन से हम बच्चे को आदत बना दें गाली देने का कि सामने जो आ रहा है उसको गाली दो, तुम तो गाली ही बकेगा। अगर हम बचपन से आदत बना देते हैं, जो बच्चा छोटा है धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, सामने जो आ रहे हैं उनको रिस्पेक्ट करो, उनको प्रणाम करो, उनको अंकल बोलो, तो वो बच्चा वैसा सीखेगा। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा उसको इन्वायरमेंट दे रहे हैं, कैसा उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं। और बाकी जो जेनेटिक गुण है वो तो आता ही आता है, कहीं ना कहीं जेनेटिक गुण आता है और उससे आदमी मैंने कितना भी कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा आ ही जाएगा। तो इतना चीज इतना क्लियर हो गया कि क्या क्या अप्रोच होता है, क्या क्या उपागम होता है और उसको कैसे कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोग बचपन में बच्चे को चाहें कि अच्छी आदत दे दे तो बड़ा होके भी वो बच्चा अच्छा ही बनेगा और अच्छा ही सीखेगा। तो ये हमारे ऊपर, हमारे करने का मतलब पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चे को कैसा माहौल दे रहे हैं, कैसा ज्ञान। अब बच्चा छोटा है और मदर फादर आपस में लड़ने लगे, उसका प्रभाव बच्चे पे क्या पड़ेगा? अच्छा प्रभाव थोड़ी पड़ेगा। तो यही होता है, उसको हम लोग को बहुत ही बारीकी से देखना होगा कि कैसे क्या किया जाता है। व्यक्तित्व के 3 गुणों के आधार पर व्यक्ति के समायोजन, अभिवृद्धि और आदतों के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। अब व्यक्ति जो है, मतलब एक मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसको बचपन की आदत से ही देख के लोग गांव में पहले कहता था कि बच्चा बचपने में चिन्हा जाला कि आगे का करे। इसका मतलब क्या कि वो बचपन में उसकी जो आदत है, उसका जो दूसरे के साथ व्यवहार है, जो उसका भाव है, उसी को देख के वो समझ जाता है कि ये भविष्य में जाके क्या बनने वाला है। अब पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं होगा, दिन भर वो डंडा भाजेगा, ये भाजेगा, बंदूक चलाएगा। तो जैसे जैसे मैंने बचपन में उसकी आदतों को देख के आदमी भविष्यवाणी कर लेता है कि आगे वो जाके क्या बनने वाला है। अभी आता है प्रकृति बाल विकास का कि एक विशिष्ट अध्ययन प्रणाली के रूप में बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। चाइल्ड डेवलपमेंट इज स्पेशल स्टडी अप्रोच। क्या तो बाल विकास बाल मनोविज्ञान का ही एक विकसित रूप है। इसके पहले हमने बताया कि बाल मनोविज्ञान या मनोविज्ञान विकासात्मक मनोविज्ञान एक शाखा था। तो बाल विकास जो है वो बाल मनोविज्ञान का ही एक डेवलपमेंट रूप है, विकसित शाखा है, जिसकी अपनी विशिष्ट अध्ययन प्रणाली है। उसकी एक खास स्टडी प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं बाल विकास की विकासात्मक प्रकृति वाली समस्याओं का अध्ययन 2 प्रणालियों में किया जाता है। क्या क्या? पहली समकालीन
अध्ययन प्रणाली और दूसरी दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली। तो समकालीन और दीर्घकालीन दो तरह से हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। अब बात आती है बाल विकास के भेद। भेद नहीं, क्षेत्र। बाल विकास का क्षेत्र क्या है? स्कोप। अब बाल विकास के अंतर्गत बहुत सारे तथ्यों का भी हम लोग प्रकृति के बारे में पढ़ रहे थे। अब उसके बारे में क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि उसका क्षेत्र क्या है। तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या क्या? तो बाल, शुरू में भी हम लोग पढ़े थे कि बाल विकास के जीवन प्रसार में अनेक अवस्थाएं होती है। क्या क्या? गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, वयसंधि और किशोरावस्था। इन सभी अवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बाल विकास के अंतर्गत। बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, वो तो विभिन्न अवस्था का अध्ययन था। सेकंड है विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। तो क्या क्या है इसके अंतर्गत? विभिन्न पहलू का अध्ययन किया जाता है। क्या? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, व्यक्तित्व संबंधी विकास का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। जब आगे के चैप्टर में हम लोग विकास को डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं इसको समझाऊंगी। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक से तो इतना तो आप लोग समझ रहे हैं कि ये है क्या चीज। तो उसके विकास का ये पहलू है। इसके पहले क्या था? अवस्था था। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, गर्भावस्था, ये सब क्या था? अवस्था था। ये जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, ये सब जो है ये क्या है? पहलू है। तो इसका भी अध्ययन किसके? बाल विकास के क्षेत्र में ही किया जाता है। उसके बाद आती है बाल विकास को प्रभावित करने वाले तथ्यों का अध्ययन। और बाल विकास को कौन कौन सा तथ्य प्रभावित करता है, उस पर क्या इफेक्ट डालता है, इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। तो क्या क्या? बाल विकास उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जो बालक के विकास को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करे, यानी डायरेक्ट भी प्रभावित करे और इनडायरेक्ट भी प्रभावित करे। तो ये दोनों चीज का अध्ययन बाल विकास के मुख्य रूप से वंश परंपरा, इसके पहले हम बताए थे ना जेनेटिक। तो वंश से मतलब हमारे पूर्वज से क्या क्या परंपरा चली आ रही है वो भी कहीं ना कहीं बाल विकास को प्रभावित करता है। उसके अलावा वातावरण, हमारे आसपास लोग कैसे हैं, कैसे रह रहे हैं, हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम किस समाज में रह रहे हैं, इसका भी बाल विकास पे बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक कहानी थी, मैं अभी शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहूंगी कि एक लड़की थी, उसको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया और 12 साल बाद निकाला गया। तो ना उसको बोलना आ रहा था, ना चलना आ रहा था, ना खाना खाना, क्योंकि उसके साथ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। इसकी कहानी अभी उसका डिटेल में आप लोग के साथ शेयर करूंगी कभी क्लास में। तो जैसा हमारे आस पड़ोस, जैसा हमारे साथ लोग रहेंगे, उसका भी प्रभाव हमारे विकास के ऊपर पड़ता है। माने हमारे विकास करने का मतलब बाल विकास पे पड़ता है कि वातावरण कैसा, उसके अलावा परिपक्वता हमारे अंदर कितनी है, हम कितना मैच्योर है। लोग कहता है ना गाँव में कि बुझात नहीं थे, बुझात नहीं थे तो का मतलब क्या है? मैंने उसे समझ में नहीं आ रहा है, उसमें मैच्योरिटी की कमी है, वो परिपक्व नहीं है। तो उसका भी प्रभाव हमारे विकास में पड़ता है। शिक्षण का प्रभाव। अब बात आती है कि शिक्षण यानी मेन आपको शिक्षित जो कर रहा है, गुरु का भी बहुत बड़ा रोल होता है बाल विकास में। आपके अंदर क्या शिक्षा डाली जा रही है, वो इन्वायरमेंट से आ रही हो या माता पिता से आ रही हो या शिक्षक से आ रही हो, तो उसका भी प्रभाव आपके ऊपर बहुत बड़ा पड़ता है। तो ये सब क्या थे? हमारे विकास को, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक थे। इससे हमारा बाल विकास प्रभावित होता है, यानी इफेक्ट डालता है हमारे बाल विकास पर। अब है बालकों के विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन। बाल विकास के अंतर्गत जीवन विकास क्रम में होने वाली असामान्यता और विकृति का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे असंतुलित व्यवहार,
मतलब उसका व्यवहार क्या है, संतुलित नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस व्यवहार, मानसिक विकार, किसी का दिमाग में बहुत सारा प्रश्न चल रहा हो, जरूर बोल रहा हो, नहीं कहता है कि थोड़ा वो मेंटल केस, तो वो भी हमारा असामान्यता है, जिसको समझ में, मान लीजिए जो थोड़ा सा, जिसको मतलब उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो पागल है, लेकिन थोड़ा सा जिसको दिमाग से समझ में नहीं आ रहा हो, उसको बैठ के, मान लीजिए जिसको क ख ग घ नहीं आ रहा एग्जाम्पल के, या उसको बैठ के हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाने लगे, तो क्या उससे समझ में आएगा? कभी नहीं आएगा। तो उसी तरह से ये मानसिक विकार होता है कुछ कुछ लोगों को, बौद्धिक दुर्बलताओं, बाल अपराध के कारण को जानने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग, अब हम पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं, तो हम तो जान नहीं रहे हैं कि हमारा जो चैनल देख रहा है वो उसके पास कितना नॉलेज है। हाँ, ऑफलाइन क्लास में होता है तो उससे हम पूछ के पता करते हैं। क्लास में नियम ये ना होता है कि जब बच्चा पढ़ने आए तो उसको हम जाने कि वो कितना जानता है। अगर वो क ख ग घ नहीं जान रहा होगा, ABCD नहीं जान रहा होगा, डायरेक्ट उसको हम ट्रांसलेशन बनवाने लगे तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसके अंदर ये भी जानने का प्रयास किया जाता है कि क्या क्या है, बाल अपराध कर रहे हैं बच्चे तो क्यों कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं, उसके अंदर कोई मानसिक विकार है तो क्यों है, हो सकता है उसके फैमिली में वैसा किसी को हुआ हो, या फैमिली में माहौल वैसा हो, या उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता हो, तो ये सब भी हम लोग कारण जानते हैं कि क्यों है और कैसे। अब मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सक द्वारा बाल मनोविज्ञान और बाल विकास की ही देन है। उसके अंदर हम लोग मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का भी अध्ययन करते हैं। फिर बाल व्यवहार और अंतर क्रियाओं का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ चाइल्ड बिहेवियर एंड इंटरेक्शन, हमारे साथ बच्चे का व्यवहार कैसा है उसका भी अध्ययन किसके अंतर्गत हम लोग करते हैं, मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। बालकों की रुचियों का अध्ययन, बालक की रुचि क्या है। अब मान लीजिए किसी बच्चे को रुचि हो कि हम नमकीन खाएंगे, एग्जाम्पल के लिए आप लोग बता रहे हैं, और उसको हम लोग जाके रसगुल्ला देते, वो खाएगा? कभी नहीं खाएगा। अब किसी को मन हो कि हम साइंस पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, और उसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाने, उसको हम हिस्ट्री पढ़ाने लगे, जिसको हिस्ट्री से कहीं दूर दूर तक नाता नहीं है, उसको बैठ के हम, जिसको हिस्ट्री पढ़ना है उसको बैठ के हम मैथ पढ़ाने लगे, तो ऐसा संभव है कि वो कर पाएगा? तो इसका भी अध्ययन किया जाता है कि बच्चे का किस क्षेत्र में रुचि है, वो क्या करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता है। जब तक हम जानेंगे नहीं कि उसकी सोच क्या है, उसकी रुचि क्या है, तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, उस बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ चिल्ड्रन, जैसे बाल विकास का शारीरिक और मानसिक स्तर के व्यक्तिगत विभिन्नता कितनी है उसका अध्ययन किया जाता है। शारीरिक विकास में कुछ बालक अधिक लंबे होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ नाटे होते हैं, कुछ सामान्य लंबाई के होते हैं। उसी तरह से कुछ बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, कोई मंद बुद्धि के बालक होते हैं, कुछ सामान्य बुद्धि के होते हैं। तो ये सारा चीज का अध्ययन हम लोग करते हैं। मान लीजिए कोई प्रतिभाशाली बच्चा हो, उसको ये चाइल्ड डेवलपमेंट आता हो, और फिर से बैठ के उसको हम पढ़ाने लगे, तो उसे तो वो बोझ ही होगा, तो बेहतर है कि उसके आगे तो उसको बताया जाए। तो बहुत तरह चीज विभिन्नता होती है, कोई जरूरी नहीं है कि हम जैसे हैं हमारे सामने वाला भी वैसा ही हो, तो सभी में कुछ ना कुछ विभिन्नता होती ही है। बालक अभिभावक और बालक अभिभावक संबंधों का अध्ययन, अब ये महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि चाइल्ड और पेरेंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। इस पे मैं एक रिसर्च आर्टिकल भी लिख रही हूँ, लगभग तैयार है, जब कभी टाइम मिलेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वर्तमान भारतीय परिवेश में बाल विकास के क्षेत्र में माता पिता और शिक्षक की भूमिका एक समीक्षात्मक अध्ययन। तो उसी तरह से ये एक मेन पॉइंट बन जाता है कि बाल विकास में बालक और अभिभावक के बीच कैसा संबंध है।
बच्चे के साथ माता पिता का संबंध कैसा है और माता पिता के साथ बच्चों का संबंध कैसा है। बालकों के व्यक्तित्व निर्माण और समुचित विकास में इसका जानना बहुत बड़ा, माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब तक माता पिता का सहयोग नहीं मिलेगा, अच्छा बिहेव नहीं मिलेगा, तब तक वो बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। जिन बालकों के संबंध में अपने माता पिता के साथ अच्छे नहीं होते हैं, वे अक्सर अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं या कुसमायोजित हो जाते हैं। हाँ, माता पिता अगर ठीक नहीं है तो हो सकता है उसका जो गार्जियन हो वो ठीक हो, कोई दोस्त हो या कोई और अदर हो, किसी की बुआ हो, फूफा हो, चाचा हो, तो उन लोग के साथ, उन लोग अगर बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, बच्चों को अच्छा मोटिवेट करेंगे, तो बच्चा आगे जरूर निकलेगा। ये चैप्टर पढ़ा के मुझे लग रहा है कि मैं सारी चर्चाएं आप ही लोग को अपने ही ऊपर कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बेहतर ये होता है कि बच्चे के साथ माता पिता का व्यवहार का होना बहुत बड़ी मायने रखता है। अगर व्यवहार सही नहीं है, घर का भी कोई मेंबर, दूसरे मेंबर भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो बच्चा क्या हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा और वो अपराधी प्रवृत्ति का हो जाएगा। उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, कुछ दूसरे लाइन में चला जाएगा। बालक विकास बालक अभिभावक संबंध के निर्धारक तथ्यों और समस्याओं का, उसके निराकरण का अध्ययन, माता पिता और बालकों के बीच अच्छे संबंध विकसित करने का अध्ययन किया जाता है इस टॉपिक के अंदर। कि अगर संबंध अच्छा नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या कारण है, उसका कारण जाना जाता है, उस कारण का समाधान क्या है, अगर समस्या है तो उसको कैसे दूर किया जाए, उसका अध्ययन हम लोग इस पॉइंट के अंदर करते हैं। अब बाल विकास के संबंध में परंपरागत विश्वास क्या है, यानी ट्रेडिशनल बिलीफ रिलेशन इन चाइल्ड डेवलपमेंट, इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर आप लोगों की छुट्टी करेंगे। और बाकी बहुत लंबा चैप्टर है बाल विकास, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बाल विकास बाल्यावस्था के संबंध में, तो बाल्यावस्था में बालकों में यह भ्रम होता है कि माता पिता में बालकों के संबंध में यह भ्रम होता है कि बालक क्या है, प्रौढ़ व्यक्ति का ही लघु रूप है। माता पिता क्या समझते हैं कि बच्चा जो है वो प्रौढ़ व्यक्ति का छोटा रूप है, माने समझदार एक व्यक्ति है उसका छोटा रूप है। नहीं, ऐसा भ्रम नहीं रखना चाहिए कि बच्चा 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 है, उसको कुछ भी नहीं पता है। मान लीजिए जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, तो कोई न्यू एडमिशन हुआ तो उसको हम जानते हैं कि उसको 0 1 भी नहीं आता है, तो वहां से शुरू करेंगे। ये हम नहीं जानेंगे कि वो ऑलरेडी टीचर हो गया है, नहीं, ये माता पिता का भ्रम होता है। और इसी भ्रम के कारण वो बच्चों से कुछ ज्यादा ही उम्मीद रखने लगते हैं, जिसके चलते सब कुछ गड़बड़ होता है। अब माता पिता जब अपने बच्चों से या बालक जब अपने माता पिता से उम्मीद करने में असमर्थ रहते हैं, तो उन्हें क्या दंड दिया जाता है और उनकी आलोचना और अपमान किया जाता है। इससे बच्चे के मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि पेरेंट्स बच्चा से एक्सपेक्ट करें कि नहीं, वो 100 नंबर का कोई पेपर है तो 100 में 100 क्यों नहीं है। अब माता पिता कारण नहीं जानेंगे कि किस कारण से नहीं आया, कि हम लोगों ने नहीं मदद किया, उसको पढ़ाया नहीं, उसको समझाया नहीं, नहीं, और उसके बाद लगे बच्चे को पीटने, मारने, गाली बकने। तो उससे क्या होता है, बच्चे के मानसिक विकास पे प्रभाव पड़ता है और बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते बच्चा हीन भावना का शिकार हो जाते हैं और उनमें वो अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और उनका जो व्यक्तित्व विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक ही पौध बनता है, किंतु बाल्यावस्था में यह पौधावस्था के समान परिपक्व नहीं होता है। बालक ही आगे जाके किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था में एक समझदार व्यक्ति, एक समझदार मनुष्य बनता है। लेकिन हम ये सोच ले कि वो बचपन में ही समझदार है, प्रौढ़ हो गया है, तो ये गलत बात है। तो ऐसा जो भी माता पिता हैं या जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को
कभी भी डिमोरलाइज नहीं करें, अपने बच्चों को डांटे नहीं, बोले नहीं। और कारण जाने की अगर गलती उससे हो रही है तो किस कारण से हो रही है और उस कारण का निराकरण क्या है। ना कि उसको डिमोरलाइज करें, उसको इतना बोल दे कि वो तनावग्रस्त हो जाए, तनाव में आके वो ये अपना आत्मविश्वास खो बैठे, वो हीन भावना का शिकार हो जाए, कहीं जाए तो किसी से बात नहीं करे, अपने ही में रहे और धीरे धीरे वो डिप्रेस होके उसकी लाइफ खत्म हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसको समझना चाहिए कि अगर बच्चा है तो वो बच्चा ही है, ना कि वो एक समझदार व्यक्ति। बालकों के जन्म के संबंध में, बालक के जन्म के संबंध में कुछ धारणाएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि शुभ नक्षत्र में पैदा होने वाला बच्चा भाग्यशाली होता है और उसका जीवन स्वयं और परिवार के लिए मंगलकारी होता है। इस प्रकार का बच्चा जो अशुभ नक्षत्र में पैदा होता है, जो अमंगलकारी होता है तथा उसका जीवन परिवार के लिए कष्टप्रद होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि जो बच्चा शुभ नक्षत्र में पैदा हुआ वो अच्छा करेगा, जो अशुभ नक्षत्र ये सब कुछ भी। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री मैडम जो मारिया मोंटेसरी थी, वो कहती है कि बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है और उसकी मुस्कुराहट, बच्चे की मुस्कुराहट ही सामाजिक उल्लास, प्रेम और उल्लास की आधारशिला है। तो बच्चे पे ये ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। मैं इस चैनल के थ्रू आप लोग को यही बताना चाहूंगी कि बच्चे पे ये ब्लेम नहीं लगाना चाहिए कि जो वो अशुभ नक्षत्र पैदा हो गया इसलिए घर में अशुभ हो गए। नहीं, वो होनी है, वो होके रहेगी, चाहे शुभ नक्षत्र पैदा हो या अशुभ नक्षत्र में। बच्चे को लेके नहीं। गांव में लोग ये भी कहते हैं कि किसी की शादी हुई, घर में दुल्हन नहीं, अगर घर में कोई घटना हो गया तो क्या उसका पोखर ठीक नहीं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद होता है वंशानुक्रम के संबंध में। तो वंशानुक्रम के संबंध में एक प्रचलित अवधारणा यह भी है कि जैसे माता पिता होंगे वैसे संतान भी बनती। यदि माता पिता शिक्षित है, अच्छे संस्कार के हैं, बुद्धिमान है तो संतान भी अच्छे संस्कार के, सौम्य और बुद्धिमान होंगे। यदि माता पिता दुराचारी है, निरक्षर है, यानी पढ़े लिखे नहीं है, मूर्ख है, तो वो भी दुराचारी नहीं होंगे। तो वुडवर्ड के अनुसार आनुवंशिकता और वातावरण के संबंध का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल के समान। और गैरेट कहते हैं कि आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे का सहयोग देने का प्रभाव है, दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य है। तो कहने का मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर माता पिता अशिक्षित हो तो बच्चा भी अशिक्षित होगा। अगर माता पिता चाहे कि बच्चे को शिक्षित करना है मुझे, तो वो शिक्षित कर सकते हैं, स्कूल भेज के, ट्यूशन लगा के। आजकल बहुत सारा क्लास हो गया। हाँ, जेनेटिक होता है, कहीं ना कहीं होता है, लेकिन वो 100% नहीं होता है। अगर आदमी चाहे तो उसे कर सकता है। गर्भशाली प्रभाव के संबंध में कुछ लोगों की यह अवधारणा होती है कि गर्भवती माँ विभिन्न प्रकार के भोजन, परंपरागत उपचार, झाड़ फूक, सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत शिशु के विकास को प्रभाव डालती है। तो कांट, डगलस, स्मिथ और वेगिन के शब्दों में संसार में पैदा होने वाला प्रत्येक बालक भगवान का एक नया विचार है और सदैव तरोताजा और तरोताजा रहने एवं चमकने वाला संभावना है। वो भगवान की देन है। ऐसा नहीं है कि वो अगर अच्छा खाना खाती है तो अच्छा बच्चा पैदा होगा, नहीं। हाँ, ये जरूर आदमी कहता है, मनोविज्ञान में ये कहा गया है कि जब बच्चा गर्भावस्था में हो तो माँ की सोच जो हो वो अच्छी होनी चाहिए, उससे वो बच्चा के मानसिक विकास पे प्रभाव पड़ता है। जैसे आप लोगों ने महाभारत, पूरे लॉकडाउन में महाभारत चला ना, आप लोगों ने देखा होगा कि महाभारत में अभिमन्यु पेट में ही सब कुछ सीख लिए थे और जाने का रास्ता तो सीख लिए थे, निकलने का नहीं सीखे थे क्योंकि माँ उस समय सो गई थी। तो इसलिए ये होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बच्चे पे ब्लेम लगाने लगे कि अशुभ नक्षत्र में है, ये है, वो है। उसके बाद यौन भेद के संबंध में आदिकाल से स्त्री को कमजोर और पुरुष को शक्तिशाली माना गया है। हमने पहले भी चैनल था कि
मैं बोली थी ना कि पहले लोग क्या करते थे कि लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, लड़के पढ़ेंगे, क्योंकि लड़कियों को तो ससुराल ही जाना है, झाड़ू पोछा चौका बर्तन करना है, खाना बनाना है, लड़के बाहर रहेंगे। तो ये आदिकाल में स्त्रियों को कमजोर और पुरुष को शक्तिशाली माना जाता था। धार्मिक ग्रंथ भी पुत्री के तुलना में पुत्र जन्म की श्रेष्ठता को इसलिए अधिक मानते हैं कि पुत्र माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। और कुछ माता पिता बालक और बालिकाओं में भेद मानते हैं और वे बालकों को अधिक सुविधाएं देते हैं, लाड प्यार अधिक देते हैं और बालिकाओं को कम। माता पिता की यह भावना बालिकाओं की हीन भावना का विकास करती है और उनके विकास को अवरुद्ध कर देती है। इसलिए माता पिता से मेरा आग्रह है, मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि अपने बच्चियों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। और ऐसा कहीं किसी धर्म ग्रंथ में ऐसा कहीं नहीं है कि बच्चे मोक्ष, बेटे मोक्ष दिलाएंगे और बेटियां नहीं दिलाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी एक बेटी हूँ और जो चैनल पे मेरे देख रहे हैं वो भी भाई बहन जो भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आने वाला ये परंपरा को आप लोग तोड़िए और कोशिश कीजिए कि सबको समान लाड प्यार मिले ताकि उसका भी विकास नहीं रुके। अरे वो लड़की हो गई तो उसका उसमें क्या दोष है? इसीलिए ऐसा नहीं, फ्रोबेल का मानना है कि बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला मानव पौधा होता है और उसके अंदर बालिका बालक बालिकाएं दोनों आते हैं, इसलिए इस पे नहीं सोचना चाहिए। और मैं इस क्लास को यहीं खत्म करना चाहूंगी और आगे की क्लास में हम लोग बाल अध्ययन की विधियां पढ़ेंगे कि क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि क्या होता है, निरीक्षण विधि क्या होता है, उसके बाद कौन वैज्ञानिक उसके बारे में क्या बोले। लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस तरह की भावना नहीं होना चाहिए। जो भी माता पिता अपने बच्चों के साथ ऐसा भावना करते हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मुझसे कोई लगे आप लोगों को कि मैं लेक्चर दे रही हूँ तो नहीं, ये मैं एक जनरल बात बोल रही हूँ ताकि ऐसा नहीं हो, ताकि बच्चियों का या बच्चों का विकास हो सके। तो डेट्स ऑल, थैंक यू। इस क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। जाते जाते अगर आप इस चैनल पे नए हैं, लूसी लर्निंग लैब चैनल पे, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। That's all. Thank you. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।